हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी आर्यो पे। और आज हम बच्चों अपनी डे 25 क्लास 12th इकोनॉमिक्स में कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 विच इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो बच्चों, जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी आज़ादी के पहले कैसे थी, आज़ादी के पहले कैसे थी। फिर हमने पढ़ा ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी रही, उसका ग्रोथ कैसा हुआ और किस तरीके से एग्रीकल्चरल सेक्टर में हमारे चेंजेस आए, और हमने अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर के केस में भी सारी चीज़ें पढ़ रही। आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे आप लोग के साथ क्या स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। हाँ जी बच्चों, तो देखो जैसा कि हमने पढ़ना है आज की क्लास में स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या कि इंडिया अपने आसपास की दूसरी कंट्रीज के साथ जो ट्रेड करता था उस ट्रेड का क्या सिस्टम था। तो देखो भाई, बताया गया है सिंस एंशिएंट टाइम, मतलब बहुत पुराने टाइम से ही बोला गया है इंडिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन था। मतलब कि आज से 100 साल, 1000 साल, लाखों साल पहले ही भारत जो था बाहर दूसरी कंट्रीज के साथ अपना व्यापार वगैरह किया करता था। लेकिन जब हमारा कॉलोनियल गवर्नमेंट आया, मतलब कि ब्रिटिश रूल आया, तो इंडिया की जो क्या कहते हैं फॉरेन ट्रेड की वॉल्यूम थी, वॉल्यूम का मतलब कि जैसे पहले हजारों यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट को यहां से बाहर सेल किया जाता था, तो उसमें कुछ परिवर्तन आ गए। परिवर्तन किस किस प्रकार के परिवर्तन? तो देखो परिवर्तन ये आया, सबसे पहला तो इंडिया एक्सपोर्टर बन गया किसका? प्राइमरी प्रोडक्ट। प्राइमरी प्रोडक्ट मतलब कि जो एग्रीकल्चर के माध्यम से प्रोडक्ट का कल्टीवेशन किया जाता था, सिर्फ और सिर्फ उन कल्टीवेटेड प्रोडक्ट को, मतलब रॉ मटेरियल्स को इंडिया यहां से क्या करता था? दूसरी कंट्री में सप्लाई करता था। रॉ मटेरियल्स लाइक सिल्क, कॉटन, वूल, उसके बाद शुगर, इंडिगो, जूट एटसेट्रा, इन तरीके के आइटम्स को इंडिया क्या करता था? अपनी लैंड पे कल्टीवेट करता था और बाहर भाई सब बेच देता था, मतलब प्राइमरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर। और दूसरा सीन क्या था कि इंडिया प्राइमरी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट तो करता था, लेकिन साथ में ही इंपोर्ट करता था कि नहीं, तो फिनिश्ड प्रोडक्ट को इंपोर्ट करता था। मतलब जो ये प्राइमरी प्रोडक्ट इन्होंने वहां भेजा, इन प्राइमरी प्रोडक्ट से अंग्रेज लोग क्या करते थे, जैसे कॉटन की शर्ट बना दी या फिर वुलन कैप बना दिया, कुछ भी इस तरीके की चीजें बना दी, वूल, कॉटन और सिल्क वगैरह की मदद से उन्होंने क्या किया, उनके क्लोथ्स वगैरह बनाए, और उन क्लोथ्स को इसके अलावा कई और दूसरे कैपिटल गुड्स को क्या किया गया, इंडिया के अंदर वहां से सप्लाई किया जाता था। मतलब कि फॉरेन ट्रेड के माध्यम में बताया गया कि इंडिया बहुत पुराने टाइम से फॉरेन ट्रेड कर रहा है। बट क्या है कि ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के दौरान इंडिया जो है वो एक्सपोर्टर बन गया किसका? प्राइमरी प्रोडक्ट का, और इंपोर्टर बन गया किसका? फिनिश्ड प्रोडक्ट लाइक क्लोथ्स और सम काइंड ऑफ अदर कैपिटल गुड्स। इसके बाद हमने पढ़ना है कि बच्चों वो भारत में जो फॉरेन ट्रेड हुआ करता था, वो फॉरेन ट्रेड क्या है? तो कहा जा रहा है 50% जो इंडिया का ट्रेड होता था, 50% ऑफ इंडिया का ट्रेड, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी कि वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होना है? ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन के साथ, ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही 50% से ज्यादा, मतलब 50% से ज्यादा ट्रेड जो होता था, ज्यादा सामान वो ब्रिटेन में जाता था। बाकी जो बच जाता था उसको या तो चाइना या साइलन जो कि श्रीलंका में है, और पर्सिया जो कि ईरान में, मतलब इन दूसरी कंट्रीज के साथ हम क्या करते थे? ट्रेड करते थे। पर मेजॉरिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट हैज बीन सप्लाइड टू ग्रेट ब्रिटेन, कि ब्रिटेन में हमारे सामान को ज्यादा मात्रा में पहुंचाया जाता था। इसके बाद बताया गया कि इंडिया जो है, इंडिया फॉरेन ट्रेड के मामले में एक्सपोर्ट सरप्लस तो थी, मतलब इंडिया खरीदती कम थी और बेचती ज्यादा थी, लेकिन जो इंडिया बेचती थी वो रॉ मटेरियल था, वो चीपेस्ट गुड्स हुआ करते थे, और इंडिया जो खरीदती थी वो क्या था? फिनिश्ड प्रोडक्ट था, तो वो उसके मुकाबले थोड़े महंगे हुआ करते थे। और साथ के साथ थोड़ा बहुत जो भी एक्स्ट्रा इंडिया बचा भी लेता था, वो एक्स्ट्रा इंडिया किस
किस चीज में गवा देता था, तो पेमेंट करने में। किस चीज की, तो जो ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, जैसे ब्रिटिश के पुलिस को सैलरी देना या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वहां के लोग जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करते थे उनकी सैलरी वगैरह, उनकी फीस वगैरह प्रोवाइड करने में बाकी पैसा चला जाता था, इसलिए इंडिया का डेवलपमेंट नहीं हुआ। जो भी हमारा सरप्लस था वो सारा का सारा पेमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में चला जाता था। इसके अलावा बताया गया है कि इंडिया बाहर इतना सामान भेजता था, इतना सामान भेजता था कि इंडिया के अंदर कुछ टाइम का बाद फूड ग्रेन, क्लॉथ्स, केरोसिन जैसी इंपॉर्टेंट एसेंशियल प्रोडक्ट की कमी आने लग गई, स्कार्सली अवेलेबल, मतलब बहुत कम मिलने लग गए। क्यों मिलने लगे कम, क्योंकि वो एक्सपोर्ट कर दिए जाते थे। तो कुल मिला के वी हैव स्टडीड इन द स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल पीरियड। की कॉलोनियल पीरियड के दौरान भारत में फॉरेन ट्रेड का क्या सीन था। तो देखो भाई, कॉलोनियल पीरियड के पहले क्या था, उसके पहले से भी भारत का नाम था, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह इंडिया से बाहर सप्लाई होते थे। लेकिन कॉलोनियल पीरियड के दौरान भारत को क्या बना दिया गया, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट और इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। साथ के साथ बोला गया कि भारत जो भी ट्रेड करेगा भाई साहब 50% से ज्यादा ट्रेड किसके साथ होना चाहिए, द ग्रेट ब्रिटेन के साथ, और बाकी जो कुछ बच गया तो चाइना, पर्सिया और श्रीलंका के साथ, श्रीलंका के साइलेंट सिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा बताया गया कि भारत उस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा सामान एक्सपोर्ट करता था, मतलब बाहर के पास पैसा बाहर से आता था ज्यादा, बट जो भी उनकी इनकम हुआ करती थी वो इनकम ब्रिटिश गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की पेमेंट करने में चला जाता था। और बताया गया है कि फॉरेन कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करने की वजह से भारत के अंदर फूड ग्रेन्स, क्लोथ्स, केरोसिन वगैरह की कमी होने लग गई। क्यों, क्योंकि उन चीजों को हम क्या कर देते थे, एक्सपोर्ट कर देते थे। तो ये हमने पढ़ा अपने फॉरेन ट्रेड की स्थिति भारत में कौन से पीरियड के दौरान, कॉलोनियल पीरियड के दौरान। अब हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको ये पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए हैं तो आप लोग नीचे कमेंट में जरूर मुझसे अपने डाउट क्लियर कर लें। आप देखो भाई, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का क्या सिस्टम था। तो देखो, सबसे पहली चीज कि सर ये जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो कुछ नहीं, जो हमारी टोटल की टोटल पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन किस किस सेक्टर में क्या क्या काम कर रही है उसको हम कह देते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। जैसे मान लो हमारी पॉपुलेशन में 70% लोग एग्रीकल्चर में लीन थे, 10% लोग सेकेंडरी सेक्टर में और 10 से 15% लोग किस में थे, हमारे टर्शियरी सेक्टर में थे। तो इसको कहा जाता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो कहा गया है कि ब्रिटिश पीरियड के दौरान, मतलब कॉलोनियल पीरियड के अंतर्गत भारत की जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर थी वो बैकवर्ड थी। क्यों बैकवर्ड थी, क्योंकि लार्जेस्ट शेयर देख रहे हो 70 से 75% जो पॉपुलेशन थी वो प्राइमरी सेक्टर में थी, तो भैया वहां से अर्निंग हो ही नहीं पाती थी उतनी। ठीक, उसके बाद कहा गया सिर्फ और सिर्फ 10% लोग ही सेकेंडरी सेक्टर में हुआ करते थे और 10 से 15% लोग ही हमारे टर्शरी और सर्विस सेक्टर में एंगेज हुआ करते थे, मतलब इन सेक्टर का उतना मोल नहीं था। तो कुल मिला के हमने पढ़ा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब दैट स्ट्रक्चर व्हिच कैन डिफाइंस दैट कि आवर पॉपुलेशन एंगेज्ड इन व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज एंड इन व्हिच सेक्टर्स। तो हमने पढ़ा कि भाई ब्रिटिश पीरियड के दौरान बहुत ही बेकार बैकवर्ड था अपना ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि ज्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में थे, लाइक 70 से 75% लोग, 10% लोग सेकेंडरी सेक्टर में थे और बाकी जो 10-15% लोग बच गए वो लोग किस में थे, सर्विस सेक्टर में पाए जाते थे। कहा गया है उस टाइम पे एक रीजनल वेरिएशन भी थी इंडिया के अंदर। रीजनल वेरिएशन कैसे कि भाई जब ब्रिटिश पीरियड आया था तो अंग्रेजों ने हर एक स्टेट का डेवलपमेंट नहीं किया। उन्होंने क्या किया, तो कुछ स्टेट जैसे मद्रास, बंगाल और बॉम्बे, इन 3 स्टेट्स में उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के काम को स्टार्ट कर दिया, मतलब इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करने लगे, इंडस्ट्रीज वगैरह लगाने लग गए। और पंजाब, उड़ीसा और राजस्थान ये सब चीजें एग्रीकल्चर में ही लगी रही, इन्होंने एग्रीकल्चर को छोड़ा नहीं। तो कुल मिला के आज की क्लास से आपके सामने एमसीक्यूज में क्या क्या आ सकता है कि इंडिया के कितने % ट्रेड हमारे ग्रेट ब्रिटेन के साथ रेस्ट्रिक्टेड था, तो मोर देन 50%। इंडिया में मतलब इंडिया जो है वो ब्रिटेन के अलावा कौन कौन सी कंट्रीज के साथ ट्रेड करता था, तो चाइना, इसके बाद साइलेंट, श्रीलंका और पर्सिया, ईरान। इसके बाद हमने पढ़ा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग थे, तो सर 70 से 75% लोग प्राइमरी सेक्टर में थे, 10% लोग सेकेंडरी में थे और 10 से 15% लोग टर्शरी सेक्टर में थे।
अच्छा ये बताइए कि इंडिया के अंदर जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता था तो इंडिया क्या था? तो इंडिया सर एक एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री थी, बट जो भी सरप्लस उसके पास आता था वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को पे करने में चला जाता था। इंडिया इंपोर्टर था किसका? फिनिश्ड प्रोडक्ट का, और एक्सपोर्टर था किसका? रॉ मटेरियल्स का। तो ये कुछ हमने चुनिंदा पॉइंट्स को हमने आज की क्लास में अपना क्लियर किया। तो आज की वीडियो होती है यहीं पे समाप्त विद द स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आप लोग के साथ पढ़ेंगे कि हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन कैसा था, और साथ के साथ वी विल आल्सो स्टडी अबाउट द क्या कहते हैं, और हमने कौन सा टॉपिक, बस हाँ। तो आज की वीडियो यहीं पे होती है समाप्त। मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और धन्यवाद।